हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर सीरीज में। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर सीरीज चल रहा है और आज हमारा 12वां एपिसोड है। ठीक है, अगर आप पीछे का एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए और ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जो भी एग्जाम अभी आ रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि सिर्फ करंट अफेयर नहीं, करंट अफेयर और उसके स्टैटिक पार्ट को भी लिया जा रहा है। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस संस्थान ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की है? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च्ड एशिया लार्जेस्ट शैलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी? तो कौन शुरू किया? ये आईआईटी मद्रास शुरू किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास शुरू किया है। और आईआईटी देख लेते हैं क्या क्या लिखा। आईआईटी मद्रास लॉन्च एशिया लार्जेस्ट एंड स्टेट ऑफ द आर्ट शैलो वेब बेसिन रिसर्च फैसिलिटी डेवलप टू गिव न्यू डायरेक्शन टू टेक्निकल एंड रिसर्च नीड्स एंड कोस्टल एंड मैराइन इंजीनियरिंग। किस लिए? कोस्टल एंड मैराइन इंजीनियरिंग के लिए। और द फैसिलिटी कहां लोकेटेड है? ये लोकेटेड थयूर कैंपस आईआईटी का ही एक मद्रास का कैंपस है, थयूर कैंपस, वहीं पे ये लोकेटेड है। और इसलिए यहां पे किस लिए डेवलप किया गया है कि वेव, जो समुद्री वेव आते हैं उस वेव को हैंडल करने के लिए, क्योंकि यहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट का कार्य, जैसे पोर्ट को डेवलप किया जाता है, कोस्टल इंजीनियरिंग का काम होता है वहां पे। तो इसीलिए कोस्टल एरिया में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं, तो उस डेवलपमेंट के काम में रुकावट ना आए, इसीलिए यहां इस वेव को हैंडल करने, वेव को कंट्रोल करने के लिए यह फैसिलिटी को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना के तहत अधिकतम कितना चिकित्सा व्यय प्रदान किया जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम मेडिकल एक्सपेंस प्रोवाइडेड अंडर द कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट? कितना दिया जाएगा? कैशलेस, ध्यान रहे क्या है? कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम कितना दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 1.5 लाख। और ये अनाउंस कौन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नितिन गडकरी के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है? 1.5 लाख। वही चीज फॉर 7 डेज, अगर 7 डेज आफ्टर द एक्सीडेंट के 7 दिन बाद तक आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और अगर एक्सीडेंट हैज टू बी रिपोर्टेड, एक्सीडेंट अगर रिपोर्ट किया जाता है विदिन 24 आवर के अंदर अगर पुलिस एक्सीडेंट को रिपोर्ट करती है तो 7 दिन के बाद आपको 1.5 लाख रुपया मिलेगा। और अगर उस एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली को क्या मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा। ध्यान रहेंगे, एक है 1.5 लाख, एक है 2 लाख, दोनों के बीच डिफरेंस का ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किस एंटी सबमरीन को लेकर समझौता हुआ है जिससे भारतीय नौसेना के लिए इसका उत्पादन किया जाएगा? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एग्रीमेंट विद द यूएस फॉर विच एंटी सबमरीन विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर इंडियन नेवी। तो ये क्या है? वारफेयर सोनोबॉय। ठीक है, वारफेयर सोनोबॉय को डेवलप किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन कंपनी इन्वॉल्व है? तो इंडिया की तरफ से बीडीएल, भारत सरकार की कंपनी है, भारत डायनेमिक लिमिटेड, प्लस यूएसए की एक कंपनी है अल्ट्रा मैरीटाइम। क्या है? अल्ट्रा मैरीटाइम। ठीक है, अल्ट्रा मैरीटाइम, ये 2 कंपनी मिलकर के इसको डेवलप करेगी। और इसके बारे में और क्या फैक्ट है? ये है चाइनीज वॉरशिप को टारगेट करने के लिए। ठीक है, और ये किस लिए डेवलप किया? इससे फायदा क्या होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि मान लिया जाए अपने टेरिटरी में किसी दुश्मन का सबमरीन एंटर कर रहा है, तो उसके साउंड को क्या करेगा? ये सोनोबॉय कैप्चर करेगा और कैप्चर करके आगे कंसर्न अथॉरिटी को वो साउंड सेंड करेगा, वो सिग्नल सेंड करेगा। तो इसीलिए इसको डेवलप किया जा रहा है और इसको
एयर ड्रॉप किया जाएगा समुद्र के अंदर। इसको समुद्र के, या तो समुद्र के सरफेस पे होता है या तो समुद्र के अंदर होता है, तो इसको एयर ड्रॉप किया जाएगा। एयर ड्रॉप किससे किया जाएगा? तो MH-60R हेलीकॉप्टर से। ठीक है, कैसे किया जाएगा? MH-60R हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको एयर ड्रॉप किया जाएगा समंदर में। ठीक है, What is the ranking of India according to हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ठीक है, कितना रैंक है इंडिया का? तो 85 रैंक है। पहले 82 था लेकिन अब 85 हो चुका है। ये आता है क्वार्टरली बेसिस, मतलब एक साल में 4 बार निकाला जाता है इसको। और कौन निकालता है ये? तो हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, लंदन की एक संस्था है हेनले एंड पार्टनर्स, उसी के द्वारा इसको निकाला जाता है। और इसके लिए जो डेटा कलेक्ट करता है, इसके लिए जो डेटा कलेक्ट करता है वो कौन करता है? तो करता है IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन। ठीक है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा इसको डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और इसमें इंडिया का रैंक 85 है। अब अच्छा, इंडिया, अगर आप इंडियन पासपोर्ट को होल्ड करते हैं तो आप 57 कंट्री में वीजा फ्री जा सकते हैं। ठीक है, 57 कंट्री में आप वीजा फ्री जा सकते हैं। और इसमें टॉप कंट्री कौन है? तो इसमें टॉप कंट्री है सिंगापुर। देखिए सिंगापुर, ठीक है, इसमें टॉप कंट्री सिंगापुर है। और अगर आप सिंगापुर का पासपोर्ट होल्ड करते हैं तो 195 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं वीजा फ्री। ठीक है, और यूएसए का हो चुका है कितना? यूएसए कमा है, यूएसए ड्रॉप कर चुका है। कहां से? 7th to 9th पोजीशन, मतलब 7 से 9 पोजीशन में चला गया यूएस। और सबसे बिगेस्ट पूछा है कि सबसे बिगेस्ट कौन है? तो सबसे बिगेस्ट अफगानिस्तान का है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। और एक चीज और, इसको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पहली बार निकाला कब गया था? इसको ध्यान में रखेंगे, 2006 में। 2006 में निकाला गया था। ठीक है, तुलारेमिया और रैबिट फीवर का संक्रमण का प्रकोप किस देश में देखने को मिल रहा है? ठीक है, इन विच कंट्री इज द आउटब्रेक ऑफ तुलारेमिया और रैबिट फीवर इन्फेक्शन बीइंग सीन? तो ये मिल रहा है अमेरिका में। कहां मिल रहा है? अमेरिका में। युगांडा कैपिटल कहां है? युगांडा कैपिटल कंपाला। ये पता होगा ईरान का कैपिटल है तेहरान, चाइना का बीजिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है? तुलारेमिया क्या है? कैसे नोन? इसको, इसी को बोलते हैं रैबिट फीवर। क्या बोलते हैं? रैबिट फीवर। और रेयर बट डेंजरस डिजीज काउज्ड बाय फ्रांसी, और किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो फ्रांसीसेला टुलारेसिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे। ठीक है, फ्रांसीसेला टुलारेसिस बैक्टीरिया। इट इज मेनली फाउंड इन, कहां पाया जाता है ये? तो रैबिट में, हेयर में, रोडेंट में। और कैसे फैलता है? तो स्प्रेड थ्रू ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होता है? स्प्रेड टू ह्यूमन थ्रू कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल, टिक बाइट्स, पोल्यूटेड वाटर और डस्ट के द्वारा ह्यूमन में ट्रांसफर होता है। इट्स सिम्टम इंक्लूड फीवर, स्किन लेशंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। इससे क्या क्या होंगे? तो फीवर होंगे, स्किन लेशन होंगे, उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगे, आई इरिटेशन होगा, सोर थ्रोट होगा और माउथ अल्सर होगा। ये सबसे ऊपर में लिखा हुआ है हिंदी में। अभी हाल ही में किस राज्य में शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है? तो यह किया गया कहां? किस लिए? क्वालिटी एजुकेशन, मतलब शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ये शुरू किया है असम ने, असम गवर्नमेंट। असम सरकार ने 6 जनवरी, हाँ ये इसको जरूरत नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड एस्टैब्लिश्ड? ठीक है, तो कब हुआ? 1987 में एस्टैब्लिश हुआ। और ये किसके अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर काम करती है ये।
और इसमें न्यूज में किस लिए है, तो न्यूज में अभी इसको चार लगातार साल से इसको रेटिंग मिल रहा है, एक्सीलेंट रेटिंग, इसलिए न्यूज में आई है, एक्सीलेंट रेटिंग फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, और ये जो है ये इरडा जो है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं, इरडा। तो इरडा अभी 77th मेंबर बना है किसका, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो किसका है, ये जो है IREDA। ठीक है, ये 77th मेंबर बना है किसका, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का। 70 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। और ये कब बना, तो ये बना 2009 में, और इसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी। 2009 में फॉर्म्ड हुआ और हेडक्वार्टर है अबू धाबी। ठीक है, हेडक्वार्टर हो गया अबू धाबी, यूएई का कैपिटल है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में विच स्टेट रिसेंटली लिंक्ड इट्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में अपने वन पारिस्थितिकी तंत्र की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ दिया गया है, तो ये किया है कौन, ये किया है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां पे एक टर्म छत्तीसगढ़ has become the first state in India to link its forest ecosystem to green GDP। बस कुछ नहीं है, ग्रीन जीडीपी। अब यहां एक टर्म दिख रहा है आपको, ग्रीन जीडीपी, ये क्या होता है, तो इसको, इस टर्म को दिया गया था 1993 में, ये टर्म को डिफाइन किया गया था। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, ग्रीन जीडीपी क्या होता है, ये होता है आपका, पहले तो जीडीपी, जिस आपको पता होगा, जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट। ठीक है, ग्रीन जीडीपी हो गया जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट। ठीक है, अब जीडीपी आपको पता होगा कि इस देश में जो भी वस्तु बनता है, जो भी सामान बना है, और उसको आप इस देश में बने हुए कोई भी सामान को आप खरीदते हैं, इस देश में बने हुए, ध्यान रहे, इस देश में बने हुए कोई भी सामान को आप खरीदते हैं तो आपका पैसा जीडीपी में ऐड होता है। तो ये तो हो गया जीडीपी, जैसा कि आप सबको मालूम होगा। लेकिन इन्वायरमेंटल कॉस्ट क्या होता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट जितने भी माइनिंग हो रहे हैं, कोल माइनिंग हो रहा है, नेचुरल गैस के माइनिंग हो रहा है, पेट्रोल की माइनिंग हो रहा है, मतलब किसी मेटल को निकालने के लिए माइनिंग हो रहा है, तो आखिर ये माइनिंग से कहीं ना कहीं आपका इन्वायरमेंट पे क्या हो रहा है, असर हो रहा होगा, इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा होगा। तो वो जो इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंटल कॉस्ट। अब सोशल कॉस्ट को क्या हो गया, तो सोशल कॉस्ट देख रहे हैं, दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की वजह से दिन ब दिन क्या हो रहा है, आपका इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, आपका पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारी हो रही है, अस्थमा हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। तो ओजोन लेयर में छेद होगा तो क्या होगा, वहां से स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब जो ह्यूमन पे इफेक्ट हो रहा है, जो ह्यूमन डिजीज हो रहे हैं इन्वायरमेंट की वजह से, जो भी ह्यूमन डिजीज हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट। ठीक है, तो समझ गए होंगे, ग्रीन जीडीपी माइनस इन्वायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट, ये टर्म याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी वाले ध्यान रखेंगे, इसी तरह क्वेश्चन एसएससी के सवाल के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रीन जीडीपी। अगला क्या है, अब कुछ फैक्ट है देख लेते हैं, वन लाइनर। एशिया की सबसे बड़ी
सैलो बे बेसिन, जिसकी मैंने बात किया था अभी, सैलो बे बेसिन जो आईआईटी मद्रास ने में फैसिलिटी को डेवलप किया है, तो इसको आईआईटी मद्रास ने इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास के कैंपस में स्टैब्लिश किया गया है, लेकिन ध्यान रहे इसको डेवलप कौन किया है, तो इसको डेवलप किया है एनटीसीपीडब्ल्यूसी, राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। ठीक है, नेशनल कोस्टल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। ठीक है, इसको डेवलप कौन किया है, आईआईटी मद्रास ने। उसको फिर से बता रहा हूं, आईआईटी मद्रास ने उसको इनॉग्रेट किया, आईआईटी मद्रास के कैंपस में उसको एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इसको डिजाइन किसने किया है, तो राष्ट्रीय तट अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र ने डेवलप किया है इसको। ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय का उत्पादन किसके तहत किया जाएगा, तो किसके तहत, किस स्कीम के तहत किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। और मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था, स्कीम वाले, एनटीपीसी वाले स्कीम पर ध्यान देंगे, कब लॉन्च हुआ, इसके क्या क्या फीचर हैं, इस सब पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ। ठीक है, और किस लिए हुआ मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ, तो कोई भी बाहर कंपनी आएगा और बाहर कंपनी आने के बाद यहां प्लांट लगाएगा और यहां से सामान को क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यही करना है मेक इन इंडिया के तहत, इसी को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है, और कंट्री को जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे वो भी कम होगा। तो अब है, भारतीय पासपोर्ट धारक बिना वीजा की आवश्यकता के विश्व के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं, तो ये है 57। रैबिट फीवर को किस और नाम से जानते हैं, तो तुलामेरिया हो गया। हाल ही में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है शिक्षा में सुधार, गुणवत्ता। ठीक है, IREDA का आदर्श वाक्य क्या है, IREDA का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो क्या है, तो ये सदैव ऊर्जा। ठीक है, जीडीपी की संकल्पना किस अर्थशास्त्री ने दी, जीडीपी को किसने डिफाइन किया था, जीडीपी को टर्म को क्वाइन किसने किया था, ये किया था साइमन कुजनेट्स। कौन ने किया था, नाम याद रखेंगे, साइमन कुजनेट्स। महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया, अश्विनी वैष्णव ने किया। वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था, दिल्ली वाराणसी। ठीक है, पहली बार चलाया गया था। तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड। ठीक है, और इसी तरह से हम आगे वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देखिए, क्योंकि बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूं, और इसमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, इसमें स्टैटिक, जैसा कि आपको स्टैटिक भी इसको कवर किया गया है। ठीक है, जो काफी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।